3 आईएएस समेत 6 अफसरों के बदले विभाग। आईएएस विजय कुमार जोगदंडे बने अपर सचिव गृह। केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिले अनिल बलूनी। गैरसैंण में केंद्रीय विद्यालयों का रखा प्रस्ताव। प्रहलाद जोशी ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती का दावा। प्रदेश में सरकार बनाने का किया दावा। कहा दूसरे राजनीतिक दल यूकेडी के साथ होंगे खड़े। पछुआदून में महिलाओं को मिलेगा रोजगार। बंद सिलाई सेंटर फिर होगा शुरू। 25 से 30 आधुनिक मशीनों से लैस होगा सिलाई सेंटर। पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का किया खुलासा। भाई ने बहनों को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। उत्तराखंड शासन ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए कई अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। आईएएस विजय कुमार जोगदंडे को अपर सचिव गृह की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं आईएएस आनंद श्रीवास्तव से अपर सचिव राजस्व की जिम्मेदारी हटाकर उन्हें अपर सचिव नागरिक उड्डयन और महानिदेशक कृषि की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा पीसीएस विनोद गिरी गोस्वामी से अपर सचिव आवास विभाग और पीसीएस सुंदरलाल सेमवाल से अपर सचिव समाज कल्याण की जिम्मेदारी हटा ली गई है। सचिवालय सेवा के अधिकारी सुनील सिंह को अपर सचिव आवास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सचिवालय सेवा के अधिकारी महिला रोंकली को अपर सचिव राजस्व के साथ सैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। शासन के इस प्रशासनिक फेरबदल को विभागीय कामकाज में बदलाव और जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण के तौर पर देखा जा रहा है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने पर शुभकामनाएं दी। इस दौरान बलूनी ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की मांग को दोहराते हुए आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया। सांसद बलूनी ने रामनगर, यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र और देवप्रयाग में भी केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने का अनुरोध केंद्रीय मंत्री से किया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में केंद्रीय विद्यालय खुलने से स्थानीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मांग को सकारात्मकता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया है। बलूनी ने कहा कि पहाड़ के बच्चों के उज्जवल भविष्य की दिशा में इन विद्यालयों की स्थापना महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। आज मैं शिक्षा मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी से मेरी मुलाकात हुई है। मैंने उनको शिक्षा मंत्रालय मिलने का जो अतिरिक्त प्रभार मिला उसके लिए उनको शुभकामनाएं भी आज ज्ञापित की। साथ ही मैंने उनको ये भी अवगत कराया कि पूर्व में भी मैं काफी समय से जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, वहां पर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि वहां पर एक सेंट्रल स्कूल खुल सके जिससे कि वहां शिक्षा का स्तर भी और बेहतर हो सके और उस पर कार्रवाई शुरू भी है। हमने उसको लिए ज्ञापन भी दिया हुआ है। तो मैंने उनको फिर दोबारा से पुनः उसके लिए उनको स्मरण कराया कि भाई इस पे हमको आगे बढ़ना चाहिए और उन्होंने काफी सकारात्मकता इसके लिए दिखाई भी है। साथ ही मैंने उनसे एक हमारे गढ़वाल लोकसभा में रामनगर, दूसरा यमकेश्वर विधानसभा एवं देवप्रयाग, इन स्थानों पर सेंट्रल स्कूल खुलने की हम लोगों ने पहले भी तैयारी शुरू की थी। उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने आगामी राजनीतिक स्थिति को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उत्क्रांत अब प्रदेश में सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में परिस्थितियां ऐसी होंगी कि दूसरे राजनीतिक दल उत्क्रांत के साथ खड़े होंगे। कुकरेती ने कहा कि पार्टी पर अक्सर आरोप लगाया जाता है कि उसके विधायक बीजेपी के साथ चले गए थे, लेकिन उनका कहना है कि तत्कालीन बीजेपी नेताओं भुवन चंद खडूरी और भगत सिंह कोश्यारी के निमंत्रण पर उत्क्रांत ने बीजेपी को समर्थन दिया था। उन्होंने कहा कि अब राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं और उत्क्रांत प्रदेश के मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लगातार सक्रिय है। उनके अनुसार पार्टी के प्रति लोगों का जुड़ाव बढ़ रहा है और कई लोग उत्क्रांत से जुड़ रहे हैं। वर्ष 2007 के विधानसभा चुनावों के करीब 2 दशक बाद पार्टी एक बार फिर सक्रिय तेवरों में नजर आ रही है। कुकरेती के बयान से उत्तराखंड के आगामी राजनीतिक में उत्क्रांत की भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है।
तो उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने आगामी राजनीतिक स्थिति को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि यूकेडी अब प्रदेश में सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में परिस्थितियां ऐसी होंगी कि दूसरे राजनीतिक दल यूकेडी के साथ खड़े होंगे। कुकरेती ने कहा कि पार्टी पर अक्सर आरोप लगाया जाता है कि उसके विधायक बीजेपी के साथ चले गए थे, लेकिन उनका कहना है कि तत्कालीन बीजेपी नेताओं भुवनचंद खंडूरी और भगत सिंह कोश्यारी के निमंत्रण पर यूकेडी ने बीजेपी को समर्थन दिया था। उन्होंने कहा कि अब राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी है और यूकेडी प्रदेश के मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लगातार सक्रिय है। उनके अनुसार पार्टी के प्रति लोगों का जुड़ाव बढ़ रहा है और कई लोग यूकेडी से जुड़ रहे हैं। साल 2007 के विधानसभा चुनावों के करीब 2 दशक बाद पार्टी एक बार फिर सक्रिय तेवरों में नजर आ रही है। कुकरेती के बयान से उत्तराखंड की आगामी राजनीति में यूकेडी की भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। रिपोर्ट हमारे पास नहीं आती ना, उस पर कुछ कह देना। और आप अध्यक्ष हैं, हाँ, मुकाम लेके चल रहे हैं, टारगेट लेके चल बिल्कुल, क्यों नहीं टारगेट लेके चल देंगे। और तो संयुक्ति होगी, अगर कोई बात मैं वो कह दूं तो निश्चित है कि हमारे पास 10-12 दिन के अंदर तमाम और रिपोर्टें आ जाएंगे और उस दिन जो है अगले महीने तक कुछ सीटों का हम जो है चीज बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कुछ लोग, हमने भारतीय जनता पार्टी को या एक दफा हमने समर्थन दिया था और वो आजकल वो चिट्ठी घूम भी रही है। जब हमें कहा कि ये गोद में बैठे हैं तो हम गोद में नहीं बैठे थे, हमें उन्होंने निमंत्रण देके बुलाया गया था, बल्कि एक चिट्ठी हमने डाल दी है। उस समय के जो खंडूरी जी थे, हमारे जो रतूड़ी जी, नहीं पवार जी उस समय अध्यक्ष थे, रतूड़ी जी अध्यक्ष थे, उनके नाम चिट्ठी आ रखी है और उसमें 2 लोगों के साथ कोश्यारी जी और खंडूरी जी के। पचौदून सहसपुर में लंबे समय से बंद पड़ी कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थित सिलाई यूनिट को नया जीवन मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और जिला प्रशासन की पहल से जल्द ही आधुनिक मशीनों से लैस इस सेंटर का उद्घाटन होगा। 2024 में जिला उद्योग केंद्र द्वारा स्थापित इस यूनिट को अब आस्था कलेक्टर लेवल फेडरेशन को सौंपा गया है। 25 से 30 आधुनिक मशीनों से लैस इस केंद्र में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जूट बैग, स्कूल ड्रेस, कार, बाइक सवार जैसे उत्पाद तैयार करेंगी। सीडीओ अभिनव शाह ने बताया कि सेंटर के संचालन से मशीनों का सदुपयोग होगा और महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा। वहीं जिला परियोजना प्रबंधक सोनम गुप्ता ने बताया कि प्रशासन निजी कंपनियों और सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र के से बल्क ऑर्डर दिलाने का प्रयास करेगा। यह पहल महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में दमदार साबित होगी। तो पचौदून सहसपुर में लंबे समय से बंद पड़ी कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थित सिलाई यूनिट को नया जीवन मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और जिला प्रशासन की पहल से जल्द ही आधुनिक मशीनों से लैस इस सेंटर का उद्घाटन होगा। 2024 में जिला उद्योग केंद्र द्वारा स्थापित इस यूनिट को अब आस्था कलेक्टर लेवल फेडरेशन को सौंपा गया है। 25 से 30 आधुनिक मशीनों से लैस इस केंद्र में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं उत्पाद तैयार करेंगी। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि एक हमारा सहसपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर था जो एक ट्रेनिंग के तौर पर वहाँ पे कार्य किया जा रहा था, बट हम उसको चाह रहे थे कि उसको एक रेगुलर बेस में एक महिलाओं को इंटीग्रेट करके एक रेगुलर एरिया उसके डेवलप किया जाए। तो उसी क्रम में एक अभिनव पहल के तहत हमने जनपद देहरादून में इसको शुरू करा है। हमने जो सहसपुर की एक सीएलएफ को वहाँ पे चयनित करा है और उनको वो रन करने के लिए सीएफसी हमने दिया है। उसके क्रम में वो जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगी, जूट बैग के और भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाएंगी, चाहे वो स्कूल ड्रेस हो और वो हो, उनके लिए वहाँ पे विभिन्न तरह की जो मशीनें हैं वो उपलब्ध हैं। रॉ मटेरियल हम उपलब्ध करा रहे हैं उनको। और डीआईसी द्वारा एक बहुत ही अच्छा शंकरपुर बैरियर रोड पे एक यूनिट बनाई गई थी जिसमें आधुनिक हमारी सारी मशीन्स लगाई गई हैं और उसमें पर्टिकुलरली जो जूट मेकिंग का कार्य करती हैं मशीन्स वो भी उसमें स्थापित की गई हैं और काफ़ी टाइम से बंद होने के कारण वो ख़राब भी होने की दशा में आ रही थी। तो एक इनिशिएटिव लेते हुए हमारे सीडीओ साहब की ओर से
और डीएम साहब की ओर से एक इनिशिएटिव लिया गया कि इसको स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि ये मशीनों का उपयोग हो जाए और उनकी आजीविका में वृद्धि हो। साइबर अपराध के खिलाफ हरिद्वार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने संदिग्ध कार की चेकिंग के दौरान 5 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिनके कब्जे से बड़ी संख्या में एटीएम और डेबिट कार्ड, बैंक पासबुक, सिम कार्ड, मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक 25 और 26 अगस्त की मध्यरात्रि श्यामपुर क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान चिड़ियापुर की ओर से आ रही कार को रोककर तलाशी ली गई। कार से 35 एटीएम, डेबिट कार्ड, 14 बैंक पासबुक, 17 सिम कार्ड, 18 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और 37,500 रुपए नकद बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच डिजिटल जांच में अलग अलग बैंक खातों से जुड़े 2 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक के संदिग्ध डिजिटल लेन देन के सुराग मिले हैं। पुलिस के मुताबिक जांच का दायरा बढ़ाते हुए नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों, म्यूल अकाउंट धारकों और मुख्य संचालकों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सिम कार्ड नेटवर्क से जुड़े मामलों में सिडकुल, लक्सर और गंगनहर थाने में भी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है वो लोगों के म्यूल अकाउंट खोल रहे हैं और म्यूल अकाउंट ले रहे हैं और उसमें साइबर फ्रॉड करके लोगों से पैसे की धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो इसमें 5 लोग की अरेस्टिंग हुई और जो 5 लोग हैं हमारे जो अरेस्ट हुए हैं, इसमें कृष्णा पांडे नालंदा बिहार का है, निरंजन कुमार नालंदा बिहार का है और एक चंद्रमणि कुमार ये नवादा बिहार का है। इसके अलावा सन्नी और चंदन पांडे ये तो हरिद्वार के रहने वाले हैं। तो 5 लड़के जो ये पकड़े गए और इनकी कस्टडी से 35 एटीएम, डेबिट कार्ड मिले, 14 बैंक पासबुक, 17 मोबाइल सिम कार्ड, 18 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 10 एटीएम और पैन कार्ड और लगभग 37,500 की नकदी बरामद हुई। और पूछताछ में इन लोगों द्वारा ये बताया गया कि ये म्यूल अकाउंट ओपन करवाते हैं और म्यूल अकाउंट खुलवाने के लिए 8,000 रुपए दे देते हैं किसी व्यक्ति को लेकर, और एक जो सिम जो कि बैंक में दिया, जिसका नंबर बैंक में दिया जाता था, नंबर रजिस्टर्ड नंबर दिया जाता था, वो सिम और बैंक की पासबुक, एटीएम कार्ड, ये सारे बिहार में। और फिलहाल हम रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं में जाएगा, जल्द होंगे हादसे। उत्तराखंड के विकास की रीढ़ हमारे मेहनतकश श्रमिकों के लिए राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरगामी सोच से राज्य के 3 लाख से ज्यादा श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार के प्रयासों से 20 साल बाद उत्तराखंड के उद्योगों, इंजीनियरिंग इकाइयों और निजी संस्थानों में काम करने वाले कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के वेतन में भारी बढ़ोतरी की गई है। मेरा नाम अनामिका है, मैं विलडास वायटेक में काम करती हूँ और जो उत्तराखंड सरकार ने सैलरी बढ़ाई है उससे हम वर्कर्स सभी खुश हैं। मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करती हूँ। सरकार के इस कदम से हजारों श्रमजीवियों के चेहरे खिल उठे हैं। इस फैसले के बाद उत्तराखंड के श्रमिकों की मजदूरी अन्य कई राज्यों से अधिक हो गई है। राज्य में अकुशल श्रमिक का वेतन 13,800 रुपए प्रति माह तय किया गया है। अर्धकुशल श्रमिकों का वेतन 15,100 रुपए प्रति माह और कुशल श्रमिकों का वेतन 16,900 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। मेरा नाम जीशान है, मैं अंबर एंटरप्राइजेस में काम करता हूँ। उत्तराखंड सरकार द्वारा जो सैलरी बढ़ाई गई थी वो अंबर एंटरप्राइजेस में बढ़ा दी गई है और हमें वही सैलरी प्राप्त हो रही है। सैलरी बढ़ाने के लिए मैं उत्तराखंड सरकार और अंबर कंपनी का आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तराखंड सरकार ने श्रमिकों की मेहनत को वेतन वृद्धि का सम्मान देते हुए ये साबित किया है कि सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए हर समय समर्पित है। श्रमिक अधिकारों के लिए संवेदनशील उत्तराखंड सरकार ने सभी उद्योगों को साफ निर्देश दिए हैं कि श्रमिकों के लिए तय मानकों का पूरी तरह पालन किया जाए। न्यूनतम वेतन और बोनस जैसी वैधानिक सुविधाएं भी श्रमिकों को समय पर मिलें। मेहनत को मिल रहा सही सम्मान, श्रमिक कल्याण को समर्पित उत्तराखंड सरकार।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार के चलते दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक कार की जोरदार भिड़ंत में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद युवक को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार वाहन ने कार को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस हादसे के कारणों के साथ साथ दुर्घटना में शामिल वाहनों और घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है। हरिद्वार के जगजीतपुर पेट पुलिया के पास अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच जमकर विवाद हुआ। बच्चों के बीच हुआ मामूली झगड़ा देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर पथराव होने की सूचना है। आरोप है कि एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय पर छतों से ईंट पत्थर बरसाए। अचानक हुए पथराव से मौके पर अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही कनखल पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने में जुट गई। तनाव को देखते हुए जगजीतपुर पीठ पुलिया के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और उपद्रव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। हरिद्वार के जगजीतपुर पीठ पुलिया के पास अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच जमकर विवाद होने की खबर सामने आई। बच्चों के बीच हुआ मामूली झगड़ा देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर पथराव होने की सूचना है। आरोप है कि एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय पर छतों से ईंट पत्थर बरसाए। अचानक हुए पथराव से मौके पर अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही कनखल पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने में जुट गई। तनाव को देखते हुए जगजीतपुर पीठ पुलिया के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और उपद्रव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। हरिद्वार के उत्तरी क्षेत्र स्थित कमलदास कुटिया आश्रम में संत के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग संत के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि अन्य लोग बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं। मामला आश्रम की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 24 अगस्त की रात कुछ लोग आश्रम पहुंचे थे और मुख्य महंत ओम प्रकाश शास्त्री से बातचीत के दौरान विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और शिव प्रकाश महाराजा के साथ मारपीट की गई। महंत ओम प्रकाश शास्त्री का आरोप है कि उनके शिष्यों को चेला बनाए जाने के बाद दूसरा पक्ष नाराज था और आश्रम की संपत्ति को लेकर दबाव बना रहा था। वहीं शिव प्रकाश महाराज ने नगर कोतवाली पुलिस को शिकायत देकर मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दूसरे पक्ष की ओर से भी पुलिस में शिकायत दी गई है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। तो हरिद्वार के उत्तरी क्षेत्र स्थित कमलदास कुटिया आश्रम में संत के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग संत के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि अन्य लोग बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं। मामला आश्रम की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 24 अगस्त की रात कुछ लोग आश्रम पहुंचे थे और मुख्य महंत ओम प्रकाश शास्त्री से बातचीत के दौरान विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और शिव प्रकाश महाराज के साथ मारपीट की गई। महंत ओम प्रकाश शास्त्री का आरोप है कि उनके शिष्य को चेला बनाए जाने के बाद दूसरा पक्ष नाराज था और आश्रम की संपत्ति को लेकर दबाव बना रहा था। वहीं शिव प्रकाश महाराज ने नगर कोतवाली पुलिस को शिकायत देकर मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दूसरे पक्ष की ओर से भी पुलिस में शिकायत दी गई है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। भोजन कर रहा था, भोजन के समय बोलता नहीं हूँ। वो एक बार नहीं, कम से कम 100 बार की दफा है जब वो व्यक्ति देखता है राजीव गिरी, तो मेरे को आंखें दिखाता है। वो आंख काढ़ करके दिखाता है द्वेष भावना से। और कल भी इसी भाव से वो उधर से आया, तो मैं भोजन कर रहा था, मेरे को आंखें दिखा रहा था। आंखें जब दिखा रहा था तो मैं भोजन के समय कुछ नहीं बोला। भोजन करके जब आया, मैं गुरुजी से बोला, उससे भी नहीं बोला। गुरुजी से मैंने कहा, गुरुजी
इस व्यक्ति को आप समझा दीजिए कि मेरे को आंख दिखा करके न देखे, क्योंकि बहुत बार मेरे को ये आंखें दिखाता है। तो गुरुजी ने मना कर दिया, कोई बात नहीं। तो फिर बोला उसने कि राजीव गिरी ने कि मैंने आंख दिखाया। मैंने बोला और क्या किए, आंख दिखा रहे थे तुम। तो फिर उसी पर गंदी माँ की, बहन की सब गाली देने लगा मेरे पे। और जब मैं उस पर और थोड़ा मना किया कि भाई गाली मत दो तुम, तो वो मारने के लिए चढ़ बैठा। तो ये है कि हमने चेला बना दिया। अब वो चाहते मैं बनूंगा चेला, मैं संपत्ति हड़पूंगा सभी। और आता जाता हम लट्ठेसों को थोड़ा विद्वान को बनाएंगे, गद्दी विद्वानों की है, तो विद्वानों को हमने बनाना है। लट्ठेसों से तो हमने ये आश्रम नहीं चलेगा। तो इस उद्देश्य है वो इस ईर्षा के बस उसकी तरह वो जिधर निकले उधर आंखें दिखाते, वो भोजन कर रहा था तो आंखें दिखा रहे थे। इसी बात पर थोड़ा बातचीत हुई तो हमने तो मना किया और लड़ाई झगड़ा करने लगे और कई एक आ गए हमला करने के लिए, तो हमने छोड़ा। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का हरिद्वार पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी भाई विवेक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार चुड़ियाला गांव निवासी विवेक ने अपनी 2 सगी बहनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी की गिरफ्तारी चुड़ियाला गांव से हुई और उसके कब्जे से .315 बोर का तमंचा तथा जिंदा कारतूस बरामद किए गए। हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बहनों के चरित्र पर शक होने और परिवार की बदनामी की आशंका की बात कही थी। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि वारदात से पहले आरोपी ने 2-3 दिन तक दोनों बहनों की रेकी की थी। प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे संपत्ति विवाद की बात भी सामने आई है। पुलिस इस पहलू की भी गहनता से जांच कर रही है। पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल हथियार, घटनाक्रम और आरोपी की भूमिका से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच में जुटी है। तो रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का हरिद्वार पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी भाई विवेक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार चुड़ियाला गांव निवासी विवेक ने अपनी 2 सगी बहनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी की गिरफ्तारी चुड़ियाला गांव से हुई और उसके कब्जे से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बहनों के चरित्र पर शक होने और परिवार की बदनामी की आशंका की बात कही है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि वारदात से पहले आरोपी ने 2-3 दिन तक दोनों बहनों की रेकी की थी। प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे संपत्ति विवाद भी इसकी बात भी सामने आई है। पुलिस इस पहलू की भी गहनता से जांच कर रही है। पुलिस अब हत्या में इस्तेमाल हथियार, घटनाक्रम और आरोपी की भूमिका से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच में जुटी है। इसमें ये विवेक नाम का व्यक्ति है, चुड़ियाला का रहने वाला, और इसने अपनी दोनों बहनों पर फायर करा जिससे कि उनकी मृत्यु कारित हुई। और इसमें कल ही फिर इसको चुड़ियाला से इसके गांव से अरेस्ट कर लिया गया और इसके पास से 315 का एक तमंचा मिला, कुछ लाइव कार्ट्रिज मिले। और पूछताछ में इसके द्वारा ये बताया गया कि इसकी 2 बहनें हैं और इसको उनके चरित्र पे शक था और इसका ये कहना था कि उनके चरित्र की वजह से इनके परिवार का समाज में नाम खराब हुआ है और लोगों ने इनसे मिलना जुलना छोड़ दिया है। तो इसी रंजिश में आकर इसने एक 315 का तमंचा लिया, मुजफ्फरनगर से अरेंज करके लाइव कार्ट्रिज लाया। वो भी हम पता कर रहे हैं कहाँ से लेके आया था तमंचा। और ये फिर इसने रेकी करी 2-3 दिन और पहले बड़ी बहन, उसके बाद दूसरी छोटी बहन, दोनों पे फायर किया। छोटी बहन पे जब फायर किया तो उसके साथ उसका जो पति जो बता रहे हैं कि संदीप साथ में था, उसको भी फायर लगा और वो भी घायल हुआ। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर।